ये वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। आज हम नाटक के तत्व एवं उसमें प्रयोग होने वाले जो अक्सर परीक्षा में आते हैं प्रश्न संकलन त्रय के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम नाटक के तत्व की विवेचना से। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नाटक के 3 मूलभूत तत्व माने गए हैं: वस्तु, नेता और रस। संस्कृत आचार्यों ने भी इन्हीं 3 तत्वों का विस्तृत निरूपण किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नाटक के 6 तत्व माने गए हैं और आजकल यही 6 तत्व हिंदी नाट्य कला के प्रमुख तत्वों के रूप में ग्रहण किए गए हैं। पहला कथावस्तु, दूसरा पात्र या जिसे हम कहते हैं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, चौथा देश काल और वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। पहला है कथावस्तु। नाटक का कथानक ही कथावस्तु कहलाता है। अरस्तु के अनुसार कथानक कुछ घटनाओं का ऐसा संघात है जिसमें प्रत्येक संघटक इस प्रकार जुड़े होते हैं कि किसी एक के हटते ही सारा कथानक विशृंखलित हो जाता है। नाट्य शास्त्र में वही कथानक उत्तम माना गया है जिसमें सर्वभाव, सर्वरस, सर्व कर्मों की प्रवृत्तियां तथा नाना अवस्थाओं का विधान है। बाबू श्याम सुंदर दास का मत है कि नाटक यथासाध्य संक्षिप्त और ऐसा होना चाहिए जिससे अभिनय में इतना समय न लगे जिससे दर्शक ऊब जाए। कथावस्तु के 2 भेद होते हैं। पहला आधिकारिक कथावस्तु, दूसरा प्रासंगिक कथावस्तु। नाटक के प्रधान फल का भोक्ता अधिकारी कहलाता है और उसके जीवन से संबंधित कथा आधिकारिक कहलाती है। चूंकि प्रधान फल का भोक्ता नायक होता है, अतएव उसके जीवन से संबंधित कथा आधिकारिक होती है। इसे मुख्य कथा कहते हैं और यह नाटक में आदि से अंत तक चलती है। इसके विपरीत प्रासंगिक कथा मुख्य कथा में योग देने वाली, नायक के चरित्र विकास में सहायता देने वाली, कथा को गति देने वाली होती है। इसे गौण कथा कहते हैं और यह नाटक में एक या एक से अधिक होती है। जैसे रामायण में राम की कथा आधिकारिक तथा सुग्रीव की कथा प्रासंगिक है। प्रासंगिक कथावस्तु के भी पुनः 2 भेद होते हैं। पहला पताका, दूसरा प्रकरी। पताका मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है और प्रकरी थोड़ी दूर तक जाने के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा पताका तथा सबरी का वृतांत प्रकरी है। नाटक की कथावस्तु विषय वस्तु की दृष्टि से 3 प्रकार की मानी गई है: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात कथा का आधार इतिहास, पुराण या लोक प्रसिद्ध घटना होती है। इसमें कल्पना के लिए अधिक स्थान नहीं रहता। उत्पाद्य कथा का आधार कभी कल्पना होती है और मिश्र कथा वह है जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण होता है। अभिनय की दृष्टि से नाटक की कथाएं 2 प्रकार की होती है: दृश्य तथा सूच्य। दृश्य वह कथा है जिसे रंगमंच पर दिखाया जाता है। सूच्य वह कथा है जिसे रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता, केवल उसकी सूचना दे दी जाती है। इसमें वध, युद्ध, जन्म, मरण, स्नान, भोजन आदि प्रसंग आते हैं। संवाद की दृष्टि से भी कथावस्तु 3 प्रकार की होती है: सर्वश्राव्य, अश्राव्य तथा नियत श्राव्य। सर्वश्राव्य वह कथांश है जो सबके सुनने योग्य होता है। अश्राव्य का आशय स्वगत कथन से है। इसे पात्र इस ढंग से कहता है कि दूसरे पात्र उसे नहीं सुन रहे हैं। नियत श्राव्य वह कथानक है जिसे मंच पर कुछ पात्र सुनते हैं, कुछ नहीं। नाटकों में कार्य व्यापार की दृष्टि से 5 कार्य अवस्थाएं मानी गई हैं। पहला आरंभ, दूसरा प्रयत्न, तीसरा प्राप्त्याशा, चौथा नियताप्ति और 5वां फलागम। अब दूसरा इसका बिंदु है पात्र या चरित्र चित्रण। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व पात्र है। नाटक की सफलता उसके सजीव स्वाभाविक पात्रों के नियोजन पर निर्भर रहती है। नाटक में नायक व प्रथम
पुरुष पात्र होता है जो कथा को फल की ओर ले जाता है। संस्कृत के आचार्यों के अनुसार उसमें अनेक गुण होने चाहिए। उसे मधुर, विनीत, चतुर, त्यागी, लोकप्रिय, कलाविद, तेजस्वी आदि। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नायक 4 प्रकार के माने गए हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर प्रशांत और धीर ललित। धीरोदात्त नायक संवेगों पर नियंत्रण रखने वाला, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, अहंकार से रहित एवं दृढ़ व्रती होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। दूसरा है धीरोद्धत। इस नायक में आत्मश्लाघा, अहंकार, दर्प, छल कपट, उग्रता रहती है। जैसे रावण एवं मेघनाद इसी कोटि के नायक हैं। धीर प्रशांत। इस नायक में सामान्य गुणों के अतिरिक्त शांति और संतोष विशेष रूप से रहते हैं। मालती माधव नाटक का नायक माधव इसी कोटि का है। धीर ललित। यह नायक कोमल स्वभाव का, कलावान, सुख का अन्वेषी एवं निश्चिंत प्रकृति का होता है। कालिदास का दुष्यंत इसी कोटि का नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के 4 भेद किए गए हैं। पहला अनुकूल, दूसरा दक्षिण, तीसरा धृष्ट तथा चौथा शठ। नायक में इसमें कथा पात्र या चरित्र चित्रण में नायिका की भी अहम भूमिका होती है। नायक की प्रिया अथवा पत्नी को भारतीय आचार्यों ने नायिका कहा है। नायिका का गुण नायकों के समान ही होते हैं। नायक से संबंध के आधार पर 3 भेद होते हैं: स्वकीया, परकीया एवं सामान्य। पिछली कक्षा में भी हम प्रथम पत्र में नायिकाओं के भेद में इन सब चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अवस्था के आधार पर नायिका के 3 भेद होते हैं: मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा या उसे ही प्रगल्भा कहते हैं। प्रेम दशा के आधार पर नायिका 8 प्रकार की होती है: स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहंतारिता, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका एवं अभिसारिका। नाटकों में नायक का विरोधी पात्र भी होता है। भारतीय आचार्यों ने इसे प्रतिनायक या खलनायक कहा है। इसमें अनेक दुर्गुण होते हैं, परंतु यह वीर भी होता है। नायक का प्रधान सहायक पात्र पीठ मर्द कहलाता है। नाटकों में हास्य के द्वारा प्रमुख पात्रों का मनोरंजन करने वाला पात्र विदूषक कहलाता है। तीसरा इसकी जो पॉइंट है वो है कथोपकथन। नाटक संवादों के द्वारा लिखा जाता है। पात्र का चरित्र चित्रण, कथा का विकास, रोचकता और वातावरण सृजन भी संवादों से ही होता है। वस्तुतः संवाद या कथोपकथन नाटक का प्राण तत्व है। इस तत्व के अभाव में नाटक की कल्पना ही साकार नहीं हो सकती। प्रसंग, परिस्थिति, पात्रानुरूपता संवाद के मूल तत्व या गुण हैं। संवाद जितने सार्थक, संक्षिप्त, वक्र और अंतः शक्ति संपन्न होते हैं, नाटक उतना ही सफल होता है। अतः संवादों की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है देश काल एवं वातावरण। नाटक में देश काल का निर्वाह आवश्यक है। भारतीय नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से इस तत्व का निर्वाह अभिनय, दृश्य विधान और रंग संकेत आदि के द्वारा सिद्ध मानती थी। युगीन संदर्भों को रूपायित करने के लिए नाटक में देश काल के अनुरूप ही पात्र की वेशभूषा, परिस्थितियां, आचार विचार आदि होने चाहिए। इनके सफल निर्वाह से पात्र सजीव प्रतीत होते हैं। कथा में युग के अनुसार ही समाज, राजनीति और परिस्थितियों का अंकन भी होना चाहिए। ऐतिहासिक नाटकों में उक्त तत्वों का निर्वाह अत्यंत अपरिहार्य है। सफल नाटककार दृश्य विधान, मंच व्यवस्था, वेशभूषा और अभिनय आदि के द्वारा सजीव वातावरण की सृष्टि कर लेता है। पांचवा जो बिंदु है वो है भाषा शैली। नाटक एक दृश्य विधा है। दर्शक संवादों के माध्यम से ही कथ्य को ग्रहण करता है। अभिनय उसे हृदय में उतार देता है। अतः भाषा सरल, स्पष्ट और सजीव होने पर ही श्रोता और दर्शकों को रसानुभूति कराने में समर्थ होगी। अतः नाटक में शब्द, वाक्य एवं भाषा का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो सहज ग्राह्य हो।
नाटक में भाषा शैली की सरलता अनिवार्य शर्त है। भाषा शैली विषयानुरूप प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण समन्वित हो, साथ ही वह कलात्मक एवं प्रभावशाली भी होनी चाहिए। भाषा के अलंकृत, लाक्षणिक, वक्र और प्रवाहपूर्ण होने पर नाटक का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है। छठा जो बिंदु है, उद्देश्य। भारतीय नाट्य शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को नाटक का मुख्य उद्देश्य माना गया है। रसानुभूति भी नाटक का एक प्रयोजन है। इसके अतिरिक्त आदर्शवादी चेतना भी भारतीय नाटक का मुख्य उद्देश्य था, किंतु वर्तमान नाटक जीवन का चित्रण करते हैं, अतः जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति और उनकी व्याख्या तथा समाधान नाटकों का उद्देश्य है। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्ध पात्रों के संवाद, उनके कार्यकलाप और नाना घटनाओं के द्वारा करता है। प्रायः नाटक में उद्देश्य अभिव्यंजित किया जाता है, कभी कभी विशिष्ट पात्र के द्वारा वह उद्देश्य को व्यक्त करता है। नाटक के जिन पात्रों से हमारा भाव तादात्म्य होता है, नाटककार उन्हीं में बोलता है। इस प्रकार नाटक में नाटककार जीवन की व्याख्या परोक्ष रूप में व्यंजित करता है। जितना ही उद्देश्य महान होगा, उतनी ही रचना श्रेष्ठ होगी। जो लेखक जितनी अधिक उदात्त मानवीय संवेदना के रूप में अपना जीवनोद्देश्य प्रकट करता है, वह उतना ही महान कलाकार बनता है। उद्देश्य की सिद्ध उदात्त रागों के रस रूप में ही करनी चाहिए, अन्यथा लेखक के उपदेशक या जीवन व्याख्याकार बन जाने का डर रहता है। अब अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं टिप्पणी के रूप में, संकलन त्रय क्या है? इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं। संकलन त्रय नाटक के मुख्य तत्वों के अतिरिक्त पाश्चात्य नाट्यकला में संकलन त्रय का पर्याप्त चर्चा है। संकलन त्रय को कुछ विद्वान देश काल वातावरण में समाहित कर लेते हैं। यूनानी चिंतकों ने स्थान, समय और घटना की अन्विति या उसकी एकता का प्रबल आग्रह किया है। स्थान, काल और घटना की अन्विति अर्थात एकता ही संकलन त्रय कहलाती है। इन तीनों की एकता नाटक में स्वाभाविकता, सजीवता एवं रोचकता को उत्पन्न करने में सहयोगी रही है। किंतु आज का जीवन और परिस्थितियां निरंतर जटिल से जटिलतर हो रही है। स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है। व्यक्ति अत्यंत व्यस्त होता जा रहा है। फलस्वरूप इन तीनों अन्वितियों के प्रति आग्रह क्षीण हो रहा है। केवल घटना की अन्विति प्रधान रह गई है। आज की अनेक रचनाओं में स्थान एवं समय की अन्विति का प्रायः अभाव होता है। फिर भी घटना की एकता के कारण रचना अत्यंत प्रभावशाली होती है। यूनानी नाटककारों का आग्रह था कि जो घटनाएं नाटक में प्रस्तुत की जाए, वे एक ही स्थान से संबद्ध हो। इसके लिए वे प्रायः एक ही दृश्य की योजना करते थे। यह स्थान या स्थल संकलन कहा जाता है। स्थान की एकता का आज अभिप्राय यह लिया जाता है कि जो पात्र अभी एक दृश्य में आगरा दिखाया गया है, वह तुरंत दूसरे दृश्य में बम्बई या कोलकाता न दिखाया जाए। ऐसा होने पर स्थान और काल का दोष संभावित है। निश्चय ही कुछ ही क्षणों में दूरस्थ स्थान का मंचन अस्वाभाविक एवं अग्राह्य प्रतीत होता है। भिन्न भिन्न स्थानों को प्रस्तुत करते समय काल, स्थान और कार्य के औचित्य का ध्यान रखा जाता है और रखा भी जाना चाहिए। काल संकलन का आशय यह था कि जो कार्य, व्यापार या घटना जितने समय में वस्तुतः घटी हो, उसका अभिनय भी उतने ही समय में होना चाहिए। प्राचीन यूनानी नाटक दिन भर या रात भर चलते रहते थे। अरस्तु के समय 24 घंटे की सामग्री को रात में प्रस्तुत करने का नियम प्रचलित हुआ। बाद में यह सीमा 30 घंटे तक बढ़ी। कुछ समय बाद इस नियम को भी अस्वीकार कर दिया गया। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में ऐसा दोष विद्यमान है। अतः काल के व्यवधान के निराकरण एवं घटना की सफल प्रस्तुति के लिए अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है। कार्य संकलन या
कार्य संकलन या घटना का आशय यह है कि नाटक की घटना एक ही हो, अर्थात एक दिन में एक स्थान पर जो कार्य व्यापार या घटना घटी हो उसी का एक धारा में प्रदर्शन हो, उसमें प्रासंगिक अवान्तर घटनाओं का विस्तार एवं भीड़ न हो। वस्तुतः प्रासंगिक घटनाएं नाटक में रोचकता उत्पन्न करती है, प्रमुख पात्र के चरित्र को भी उभारती है, अतः इसका संतुलित प्रयोग होना चाहिए। आज के नाट्य कला में कार्य संकलन कथा संगठन के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। कथा वस्तु में क्रमबद्धता, एकता एवं समन्वय नाटक को प्रभावशाली बनाता है और तभी नाटक सफल कहा जाता है, अतः इसका ध्यान परम आवश्यक है।